बच्चों, हमने कल ग्रामोत्थान नामक पाठ को पढ़ा था, जो कि हमारा अधूरा रह गया था। ये प्रथम वर्ष का सामान्य हिंदी का कोर्स है। अब आगे हम पढ़ेंगे। देश की लगभग 3/4 आबादी की परवाह न करने वाली राजनीति में बने रहना मुझे असह्य हुआ और मैंने ग्रामोदय की दिशा में कदम बढ़ाया। अब नानाजी देशमुख अपनी स्थिति बता रहे हैं कि 3/4 आबादी की परवाह न करने वाली राजनीति में बने रहना मुझे असह्य हुआ, यानी वो राजनीति छोड़ रहे थे। उन्होंने राजनीति छोड़ दी और वो कहाँ, किस दिशा में चले गए? ग्रामोदय की दिशा में चले गए, यानी ग्रामों का उत्थान करने के लिए उन्होंने कदम उठाया। किंतु ग्राम विकास के काम की मुझे जानकारी नहीं थी। उस दिशा में मैंने कभी काम किया ही नहीं था। अतः ग्रामवासियों के बीच रहकर उनकी समस्याएं अनुभव करना तथा आवश्यकताओं को समझना जरूरी था। इसलिए मैंने अपनी गतिविधियों का केंद्र ग्राम को ही बनाया। नानाजी देशमुख कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने कभी कोई काम नहीं किया था, मैं जानता भी नहीं था क्या है, इसलिए जब तक मैं उनके बीच में ग्रामवासियों के बीच में नहीं रहूँगा तब तक मुझे उनकी समस्या कैसे पता चलेगी। और समस्या के अलावा उनकी जो अनुभव, उन समस्याओं को जब तक मैं नहीं करूँगा, उनकी आवश्यकताओं को मैं नहीं समझूंगा, तब तक मैं ग्रामोत्थान कैसे करूँगा, गाँव का उत्थान कैसे होगा। इसलिए आगे नानाजी देशमुख कहते हैं, गांव गांव घूमकर मैं ग्रामवासियों से विचार विनिमय करने लगा। गांव में कृषि ही प्रमुख व्यवसाय है। ग्रामवासी दिन में अपने अपने खेतों में काम करने जाते हैं। उनसे विचार विनिमय करने का समय रात में ही मिलता है, क्योंकि आप भी जानते हो कि किसान खेतों में काम करता है, उसका मुख्य व्यवसाय कृषि है, इसलिए वो दिन भर अपने खेतों में काम करते हैं। इसलिए अगर उनकी कोई समस्याएं पूछनी है, उनकी समस्याओं का कोई निराकरण करना है या उनकी आवश्यकताएं पूछनी है, तो उसके लिए उनको रात में ही समय मिलता है। देशमुख कहते हैं, अतः मुझे बार बार चक्कर लगाते हुए देखकर एक दिन एक वृद्ध ग्रामीण ने मुझसे कहा, आप बेमतलब परेशान हो रहे हैं। आप समझ नहीं पाते कि जिन्हें भगवान ने ही कंगाल बनाया है, उन्हें खुशहाल कौन बना सकता है। अतः आप इस काम में मत पड़िए। मतलब हमें इस पंक्ति में एक ये बात भी बच्चों समझ में आती है कि देखो, ग्रामीण खुद ये मान के बैठे हैं कि भगवान ने ही हमें कंगाल बनाया, तो हम खुशहाल नहीं हो सकते। उन्होंने खुद ने ही ये सोच लिया कि हमको कंगाल बनाया है, तो हमें खुशहाल कोई नहीं बना सकता। इसलिए वो नानाजी देशमुख से कहते हैं कि आप इस काम में मत पड़ो। ग्रामवासियों को अपने भाग्य को कोसते हुए निराशाग्रस्त होकर बैठे देख मैं बहुत दुखी हुआ, किंतु हताश नहीं। मैं ग्रामोदय के मार्ग की खोज में पूर्वत लगा रहा। ग्रामोदय के मार्ग की खोज करना, अर्थात मैं किस प्रकार का मैं प्रयास करूं जिससे कि इनका उत्थान हो सके। आगे नानाजी देशमुख कहते हैं, मई का महीना था। चारों ओर सूखे का माहौल फैला हुआ था। गोंडा से लगभग 17 किलोमीटर पर मुझे एक हरी हरी बगिया नजर आई। मैं उसमें पहुंचा। वह एक माली का बाग था। वह माली अपनी 1 एकड़ जमीन से साल भर में विभिन्न प्रकार की सब्जियों की अनेक फसलें उगाता था। अपनी ताज़ी सब्जियां गोंडा की सब्जी मंडी में रोज बेचता था तथा अपनी कमाई में से उसने गोंडा सब्जी मंडी में एक छोटा सा मकान बनाकर किराए पर चढ़ा दिया था। वह खुशहाली की जिंदगी बिता रहा था। उसकी जीवन गाथा ने मुझे बहुत उत्साहित किया। अब ये देखो बच्चों, छोटी सी घटना है कि गोंडा से लगभग 17 किलोमीटर दूर उनको एक हरी भरी बगिया नजर आई और वहाँ एक माली का बाग था और वो साल भर में कई प्रकार की सब्जियां उगाता था और उनको सब्जियों को रोज बेचता था और जो भी कमाई होती थी उसने उससे एक मकान बना लिया। यानी एक किसान की आर्थिक स्थिति इस प्रकार से बेहतर थी। ये देखकर, एक छोटा सा उदाहरण देख करके
नानाजी देशमुख बहुत ही प्रभावित हुए और वो बहुत उत्साहित हुए। उनको ये लगा कि शायद अब मैं कुछ कर सकता हूँ। आगे नानाजी देशमुख लिखते हैं, दूसरे दिन मैं उस गांव पहुंचा जहां के वृद्ध ने मुझे बेमतलब परेशानी से बचने के लिए कहा था। मैंने उस वृद्ध से कहा, बाबा, मैं कल एक अचरज देखकर आया हूँ। 1 एकड़ का भू स्वामित्व वाला बनासी नाम का माली खुशहाली की जिंदगी जी रहा है। संयोगवश वह वृद्ध उस माली से पुराना परिचित था। जब नानाजी ने आकर के उस व्यक्ति को ये कहा कि जिसने कहा था ना, बेमतलब तुम परेशान हो रहे हो, भगवान ने हमको कंगाल बनाया है, उस वापस वृद्ध के पास नानाजी गए और उन्होंने ये वाली बात बताई कि मैं बनासी नाम के एक माली को देख कर आया हूँ जो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, और वो शायद वो वृद्ध उस बनासी नाम के माली से परिचित थे। अब वृद्ध आगे कहते हैं उनसे, नानाजी देशमुख लिखते हैं, उस वृद्ध ने मुझसे कहा, नानाजी, आप शहरी लोग, हम ग्रामीणों की हालत समझ नहीं सकते। उस माली के पिता ने अपनी ससुराल से पक्के कुएं सहित वह जमीन पाई थी। वह माली सिंचाई की सुविधा पाकर खुशहाल हो रहा है। यदि हमें सिंचाई के साधन मिले तो हम भी उसी प्रकार से खुशहाली की ज़िंदगी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब उसको यहाँ ये उन्होंने अपनी पीड़ा बता दी उस वृद्ध ने कि हमको सिंचाई की अगर सुविधा मिल जाए तो हम भी खुशहाल हो जाएंगे, क्योंकि सिंचाई के साधन ही नहीं थे। देश आज़ाद हुआ था, उस समय इतनी साधन संपन्न नहीं था, तो इसलिए इसने ये कहा कि भाई वो इसलिए खुशहाल है कि उसके पास सिंचाई का साधन है। तो अब क्या हुआ, नानाजी देशमुख लिखते हैं, उस वृद्ध ने मुझे ग्रामोदय का मार्ग दिखाया और मैं ग्रामवासियों के लिए सिंचाई के साधन खोजने में जुट गया। हर गांव में एकाध बड़े जमींदार को छोड़कर शेष सभी किसानों के पास बहुत छोटे छोटे खेत होते हैं। गांव के सभी ग्रामवासी सामूहिक प्रयास करें तभी सबके खेतों की सिंचाई संभव हो सकती है, लेकिन गांव में मुकदमेबाजी और पार्टीबाजी के कारण सामूहिक प्रयास संभव नहीं होता। अब ये देखो बच्चों, यहाँ क्या होता है, गांव में मतलब एक बहुत बड़ा अगर खेत है तो वो खेत अपने जो मालिक है वो अपने पुत्रों में बांट देता है, तो मेड़ बन जाती हैं, वो खेत छोटे छोटे हो जाते हैं। अब छोटे छोटे हो जाने पर सिंचाई संभव नहीं है, इसलिए ये अब उनके दिमाग में, नानाजी देशमुख के दिमाग में ये बात आई कि अगर ये ग्रामवासी, अगर सारे मिलकर के, पूरे गांव वाले मिलकर के अगर ये कोशिश करें तो सबके खेतों की सिंचाई संभव हो सकती है। क्योंकि सिंचाई में आप जानते हैं कि किस प्रकार से पानी दिया जाता है और वो खेतों में किस प्रकार से जाता है, लेकिन वो जानते थे कि गाँव में मुकदमेबाजी और पार्टीबाजी के कारण सामूहिक प्रयास संभव नहीं होता। देशमुख आगे लिखते हैं, फलस्वरूप सरकार के द्वारा चलाई गई राजीव गांधी जल प्रबंधन योजना जैसी उपयोगी योजनाएं व्यवहारिक धरातल पर कार्यान्वित नहीं होती। ग्रामवासी इस योजना से परिचित नहीं थे। दीनदयाल शोध संस्थान ने इस योजना का सदुपयोग करने का निश्चय किया। गांव-गांव में ग्रामवासियों की बैठकें की, उन्हें ये योजना समझाई, ग्रामवासियों को मिलकर काम करने के लिए राजी किया। प्रयासों के सुफल प्राप्त हुए और परिणाम स्वरूप ऐसे गांव में भी जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं था, वहां भी सबके खेतों की सिंचाई का प्रबंध संभव हुआ। अब देखो बच्चों, एक माली ने वहाँ उनको ये बता दिया कि भाई अगर सिंचाई का साधन है हमारे पास तो खेत खुशहाल हो जाएंगे। अब ग्रामीण इतने भोले भाले थे कि सरकारी योजनाओं को उनको पता ही नहीं है, जैसे राजीव गांधी जल प्रबंधन योजना वो जानते ही नहीं थे। लेकिन दीनदयाल शोध संस्थान ने मिल करके बहुत प्रयास किया, गांव-गांव गए, ग्रामीणों से बैठकें की, उनको समझाया और सबको मिल करके राजी किया। तो इसका नतीजा क्या निकला कि सारे गाँव वाले एक साथ सामूहिक प्रयास से वो खेतों की सिंचाई करने के लिए तैयार हो गए और जहाँ पीने का पानी जिन गाँव में उपलब्ध नहीं था, वहाँ अब सबके खेतों की सिंचाई का प्रबंध संभव हो गया। निराशाग्रस्त ग्रामवासियों के जीवन में सिंचाई के प्रबंध के कारण खुशहाली के दिन दिखाई पड़ने लगे। वर्षा के भरोसे जहाँ एक भी फसल ठीक से उगाना अनिश्चित था, वहाँ सिंचाई के प्रबंध के कारण सभी किसान आराम से 2 फसलें उगाने लगे।
सभी ग्रामवासियों द्वारा मिलकर काम करने का लाभ लोगों को अब दिखाई पड़ने लगा। आगे नाना जी लिखते हैं, हर गांव के ग्रामवासियों के मुकदमे कचहरियों में चल रहे थे। आपसी अनबन से सबका मिलकर काम करना कठिन हो रहा था। दीनदयाल शोध संस्थान के समाज शिल्पी दंपतियों ने गांव के बुजुर्गों द्वारा ग्रामवासियों को समझाया कि मुकदमों में लगे रहने से जीवन में तरक्की करना संभव नहीं होगा। मतलब वही चीज़ देखो रिपीट, वापस वही अपनी पुरानी वाली परंपरा आ गई कि वहाँ, क्योंकि ज़मीन जायदाद के झगड़े बहुत होते हैं गाँव में, इसकी ज़मीन, ये मेरी ज़मीन, ये काका बाबा की ज़मीन, इस पे कब्जा करना, उस पे करना, और ये ज़मीनों के चक्कर में खूब मुकदमे चलते हैं। लेकिन गाँव के जो बुजुर्ग थे उनको उन लोगों ने साथ में लिया, दीनदयाल शोध संस्थान ने, और उन बुजुर्गों ने ग्रामवासियों को समझाया कि तुम मुकदमे करते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि सारा समय कोर्ट कचहरी में ही निकल जाएगा, वकीलों को पैसा देने में निकल जाएगा, तो आप अपने खेतों की ओर कब ध्यान देंगे। इसलिए अतः आपस में मिल बैठकर हम आपसी विवाद को सुलझा लें। एक बार जब सभी विवाद सुलझा लिए जाएंगे तब उन सिंचाई परियोजनाओं पर मिलकर काम करना संभव हो सकेगा, जिनसे सभी ग्रामवासियों को लाभ होगा। ये उनको समझाया कि मिल बैठ कर के सुलझा लो, कोर्ट कचहरी मत जाओ, आपसी विवाद जो है आपका वो यहीं बैठकर सुलझा लो। यानी वही बात आ गई पंच परमेश्वर वाली, जिसमें कि कोर्ट कचहरियों से समय भी बचता था, धन भी बचता था, और प्रेम भी बना रहता था आपस में। अब देखो आगे लिखते हैं नानाजी देशमुख, गांव के लोगों को बुजुर्गों की सलाह जच गई। गांव में होड़ लग गई कि हम अपने गांव को विवाद मुक्त गांव बनाएंगे। परिणाम स्वरूप अभी तक चित्रकूट के चारों ओर के 80 गांव विवाद मुक्त हो रहे हैं। ये किस समय की बात है, जब देश आज़ाद हुआ था उसके कुछ समय बाद की बात है कि उससे क्या हुआ, चित्रकूट के चारों ओर के 80 गांव विवाद मुक्त हो रहे हैं। गांव के लोगों ने सर्वसम्मति से तय किया है कि हम अपना विवाद लेकर अब कचहरी में नहीं जाएंगे, आपस में ही मिल बैठकर सुलझा लेंगे। गांव में फैली मुकदमेबाजी की सालों से चली आ रही महामारी से मुक्ति पाने का मार्ग सुलभ हो गया है। सन 2010 तक चित्रकूट के चारों ओर के 500 गांव इसी रूप में विकसित होंगे, यह विश्वास निर्माण हुआ है। यानी वापस वही बात आ गई कि हमें कोर्ट कचहरी नहीं जाना है। जब 80 गांव विवाद मुक्त हो गए तो चित्रकूट के आसपास के सन 2010 तक उन्होंने निकाला है मार्ग, ये तय किया है कि तब तक हम आसपास के 500 गांव इसी रूप में विकसित कर लेंगे, और ये हमारा विश्वास है। ये आपका ये पाठ यहीं समाप्त होता है।